नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुई इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद अब द्रौपदी मुर्मू बनेंगी इंडिया की नई प्रेसिडेंट। क्या आप जानते हैं ये ऐसी इलेक्शंस थी जिसमें आम जनता वोट नहीं डालती, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए नेता लोग इन इलेक्शंस में वोट डालते हैं। शायद से सबसे खास बात यह है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में कि इनमें 1 पर्सन 1 वोट का फंडा नहीं काम करता। जब हम लोग स्टेट इलेक्शंस या सेंट्रल इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं तो हम में से हर किसी के वोट की कीमत एक ही होती है, लेकिन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कुछ पॉलिटिशियंस के वोट की कीमत ज्यादा होती है और पॉलिटिशियंस। आइए समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम किया। India is all set to get its 15th president. यूपी और ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में क्रॉस वोटिंग हुई है। Dr. Manmohan Singh being brought in to cast his vote. The presidential polls counting is currently underway, but that hasn't stopped the celebrations from continuing. ट्रेडिशनल डांस होगा, आदिवासी होगा, मिठाई उठाई की डिस्टिंक्शन होगा। This is a very, very historic, significant moment. Draupadi Murmu ji has become the 15th president of India. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग 3 एलिजिबिलिटी की कंडीशंस हैं कि कौन खड़ा हो सकता है ये इलेक्शंस लड़ने के लिए। पहली चीज, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी, 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए। और तीसरी चीज, लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड हो बस। इनके अलावा एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी इंसान जो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी अथॉरिटी के अंदर, किसी भी सरकार में, वो इन इलेक्शंस के लिए खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली कंडीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ कोई स्टेट और कोई यूनियन गवर्नमेंट में अगर मिनिस्टर बनाया, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनाया, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे प्रोफेसर के.टी. शाह। उनका कहना था कि हमें सिस्टम ऐसा रखना चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए लड़ना चाहे तो उन्हें पहले अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया था, यह कहकर कि अगर हमने ऐसा सिस्टम रख दिया तो बहुत से मिनिस्टर्स को अगर इलेक्शंस के लिए खड़ा होना है, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा और देश में एडमिनिस्ट्रेटिव केओस आ जाएगा। तो यही रीजन है कि सिस्टम इस तरीके से बनाया गया। अब अगला सवाल यह है कि कौन कौन वोट दे सकता है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इसका सीधा जवाब है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस अलग अलग स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस दिल्ली की न्यू यूनियन टेरिटरी और पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखिए यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स कहा जा रहा है। तो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं दे सकते। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम इन इलेक्शंस में नहीं काम करता, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो चाहते थे कि एक इक्वल बैलेंस मेंटेन रह सके सारी स्टेट्स के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। और इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस स्टेट से ज्यादा एमएलए एमपीज आते हैं उनके पास ज्यादा ताकत हो, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बड़ा हो कुछ स्टेट्स का। तो एक वोट की कीमत निकाली कैसे जाती है, इसका एक फॉर्मूला है। जो एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है उसे डिवाइड करो बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। जो इसका रिजल्ट निकलेगा उसे 1000 से डिवाइड करो फिर जो रिजल्ट आएगा उसे राउंड ऑफ कर दो टू द नियरेस्ट होल नंबर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि जब हम एक स्टेट की पॉपुलेशन देख रहे हैं तो साल 1971 में जो पॉपुलेशन थी उस स्टेट की वो कंसिडर करी जाती है। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा का कॉम्पोजिशन 1971 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जब तक साल 2000 के बाद पहला सेंसस पब्लिश ना हो गया हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पहला सेंसस क्या, उसके बाद तो 2 और सेंसस हो चुके हैं साल 2000 के बाद। लेकिन हुआ क्या कि 2002 में इस डेट को पोस्टपोन करके 2026 तक कर दिया गया था। तो उसके बाद ही अब रीएडजस्टमेंट करी जाएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद जो अगला सेंसस लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो 2031 में जो पॉपुलेशन होगी उसके बाद इस पूरे सिस्टम को एडजस्ट किया जाएगा। अभी के लिए हम 1971 की पॉपुलेशन ही लेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हरियाणा की पॉपुलेशन 1971 में थी 1,36,808। हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स हैं 90। इस नंबर को 90 से डिवाइड करो, आता है 1,11,520। अब इसे 1000 से डिवाइड करो, आएगा नंबर 111.52। अब हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे टू द नेक्स्ट होल नंबर, ये हो गया 112। अब वैल्यू है हरियाणा के एमएलएस की वोट की। तो हरियाणा से कोई एमएलए अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट डालेगा तो उस एक वोट की कीमत 112 होगी। अब यही चीज हर स्टेट में एप्लीकेबल है और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के जो एमएलएस हैं उनकी वोट की कीमत सबसे ज्यादा है, उनकी एक वोट की कीमत 208 है। और सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है वो सिक्किम वाले एमएलएस की है, वहां पर सिर्फ 7 है एक वोट की वैल्यू। अब टोटल में सारे वोट्स की वैल्यू कितनी हुई, फिर से हरियाणा के एग्जांपल से समझते हैं। हरियाणा में जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होंगे वो होंगे 1 वैल्यू ऑफ वोट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 90, 10,080। अब इसी सेम वैल्यू को हर स्टेट के लिए कैलकुलेट कर लो, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कैलकुलेट कर लो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को बाहर रखा जाएगा क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट